नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आप सबका स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज के कार्यक्रम में जगह बनाने में कामयाब रही हैं, कौन सी खबरों पर चर्चा होने वाली है। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले कॉलर आईडी से जुड़ी खबर पर होगी बातचीत। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग ने कॉलर आईडी को लेकर के स्पष्टता मांगी है। इस पर होगी डिटेल में बातचीत। इसके बाद अगली खबर भारत और यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी हुई है। इस समझौते को जल्द फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बातचीत की हुई है। अगली खबर जुड़ी हुई है शेयर बाजार से, जहां पर घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार खरीद रहे हैं और विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली में लगातार जुटे हुए हैं। अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे आखिर हो ऐसा क्यों रहा है। इसके बाद जीएसटी की खबरों का फॉलोअप होगा। जानेंगे कि कटौती से महंगाई और ग्रोथ पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा और कटौती से सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई होगी कैसे। इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिकी टेक दिग्गजों से हुई बैठक का विश्लेषण भी करेंगे। जानेंगे कि ट्रंप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। और आखिर में चीन के शेयर बाजार पर बात होगी। आशंका है कि चीन के शेयर बाजार में बबल बन चुका है और वहां का रेगुलेटर अब बाजार को लेकर के सख्ती कर सकता है। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजरें, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनसून बाढ़ से जुड़ी खबरों के साथ। बाढ़ की वजह से खरीफ की फसल को नुकसान की आशंका है। खासतौर से सीमा से सटे जिलों में ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं। गुरदासपुर, अमृतसर और कपूरथला जिले में सबसे ज़्यादा ये प्रभावित इलाके हैं। बाढ़ की वजह से पूरे राज्य में करीब 2.25 लाख हेक्टेयर में फसल पर मार पड़ी है। इस वजह से खरीफ के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। सर, ये जो अब स्थिति बनती दिखाई दे रही है मॉनसून को लेकर के, कई बाढ़ पंजाब के अंदर, जैसा हमने अभी बताया कि बाढ़ जैसी हालात बने हुए हैं, फसल पर कितनी मार पड़ सकती है सर इस पर? बिल्कुल जी, अब पंजाब से बाढ़ की परिस्थिति की तस्वीर और भी सामने होकर आ रही। हालांकि सारा पंजाब, लगभग पूरा सभी जिले बाढ़ के क्षेत्र से प्रभावित हैं। लेकिन अगर खरीफ की बुवाई की दृष्टि से, सोइंग की दृष्टि से देखें तो ऐसा दिखता है करीब 30 से 32 लाख हेक्टेयर हिस्से में धान की फसल होती है। और धान की आपूर्ति की दृष्टि से पंजाब महत्वपूर्ण है। अभी जो आंकड़े हैं उस हिसाब से, जैसा आपने बताया, 1.71 लाख हेक्टेयर का हिस्सा दिख रहा है। और जो आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़ा दिख रहा है डेटा पॉइंट में, उसमें जो प्रभावित हिस्से हैं वो गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, फाजिल्का, फिरोजपुर, तरन तारण, मानसा, इन सारे जिले हैं जहां पर एक सब्सटेंशियल हिस्से पर बाढ़ का असर है। अभी दो चीजें देखनी है कि इस बाढ़ से फसल की कितना गहरा नुकसान हुआ है। अगर ये बाढ़ पूरी तरह वाइप आउट कर रही है तो फिर ये फसल पूरी तरह खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत बचती है तो उत्पादन में उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन एरिया की दृष्टि से, क्योंकि काफी बड़ा एरिया पंजाब में धान की फसल के तहत आता है, तो नुकसान थोड़ा सीमित रहने की संभावना है। लेकिन हाँ, जहां बाढ़ फैल गई है या जो हो चुका है वहां फिर धान बिल्कुल होने की उम्मीद अभी नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए इस मानसून का चक्र खत्म होने के बाद बुवाई के आधार पर जो फसल उत्पादन के आंकड़े हैं विपुल जी, वो थोड़ा बदलेंगे। उन आकलनों में हमें बड़ा बदलाव दिखाई देगा। दलहन के भी, तिलहन के भी और पैडी के उत्पादन को लेकर जो हमें उम्मीद या जो आशा हमें दिख रही थी अर्ली मानसून को आने के बाद, उन आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि धान के उत्पादन को लेकर उतनी चुनौती नहीं है। उड़ीसा और झारखंड में इस बार अच्छी बुवाई हुई है धान की, और भारत के पास चावल का स्टॉक भी अच्छा है। इस बीच टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी सेवा के टेस्ट ट्रायल में दूरसंचार विभाग से स्पष्टता मांगी है कि बिजनेस और फैमिली मोबाइल कनेक्शन की कॉल पर किसकी आईडी दिखाई जाए। सामान्य मोबाइल नंबरों में उसी व्यक्ति की आईडी दिखाई जाती है जिसके नाम पर मोबाइल कनेक्शन होता है, लेकिन फैमिली और बिजनेस कनेक्शन पर ऐसा संभव नहीं है। सर, टेलीकॉम कंपनियों की दरअसल उलझन है क्या इस मसले को लेकर के? सबसे बड़े उलझन विपुल जी इसमें यह है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा फोन नंबर के ओनर का, क्योंकि जो कमर्शियल और बिजनेस कनेक्शन होते हैं उन पर किसका नंबर दिखाया जाए। और अब
मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हैकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में और बाकी जगह हो रहा है। बहुत सारे फर्जी मोबाइल कनेक्शंस भी हैं और उन्हें लगातार क्लीन अप करने की कोशिश करते हैं रेगुलेटर और सुरक्षा एजेंसियां। उसमें जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो ये आ रही है कि अगर पूरी फैमिली ने कनेक्शन या प्लान ले रखा है तो फैमिली का ओनर कौन है या उसका जो मुखिया है उसका नाम रखा कैसे दिया जाए, और कंपनियों के मामले में क्या किया जाए। दूरसंचार विभाग के पास अभी फिलहाल इसको लेकर कोई नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है, और इसीलिए कंपनियों ने सरकार से पूछा है। दूरसंचार विभाग ने अब अपने अलग अलग सर्किलों से और अधिकारियों से बात करने के बाद इसको निर्धारित करने की तैयारी की है, क्योंकि अब आप जो ओनर हैं उनके नाम पूरे सिस्टम को, नेटवर्क को जगह जगह दिखते हैं जब आप किसी को कॉल करते हैं, तो इसलिए इस मामले में और ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत है। जी, इस बीच भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द फाइनल करने के लिए बात कर रही है। गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बात की। इस बातचीत में दोनों पक्षों की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दिसंबर तक फाइनल करने पर सहमति बन गई है। उधर एक अन्य खबर ये कह रही है कि अगस्त के दौरान भारत से यूरोप को डीजल के एक्सपोर्ट में 137% की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के एफटीए पर अभी जो बातचीत चल रही है, कहाँ तक पहुंची बात? बड़ा एफटीए है, और अगर आप देखें कोशिश काफी लंबे समय से 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। जुलाई में 12वें दौर की आखिरी वार्ता हुई थी और अब 13वें दौर की वार्ता इस महीने में होने की संभावना है, जो संकेत कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं। और चूंकि अब यह कोशिश है कि इसे कहीं ना कहीं किसी तरीके की डील में बदल दिया जाए। जर्मनी के प्रधानमंत्री भी भारत में हैं और भारत के पक्ष से भी यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात हो रही है। अभी हाल में ही यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ और बाकी नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुई थी। अमेरिका से रिश्ते थोड़े खराब होने और किसी तरीके की ट्रेड डील ना होने की स्थिति में भारत को एक बड़ी ट्रेड डील की जरूरत है, जिससे कि जो यूरोपीय समुदाय के साथ हो सकती है। जर्मनी का रोल इसमें महत्वपूर्ण और इसीलिए जर्मनी का डेलीगेशन भारत में आया भी हुआ है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर यह मामला फंसा हुआ है। डील 13वें राउंड के बाद सहमति तक पहुंचने से पहले 2 महत्वपूर्ण चीजों में फंसी हुई है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद और जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया के देशों को अपने टैरिफ की शर्तों में बांधा है, उसके बाद अन्य देश भी अपनी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में इस मॉडल पर की तरफ आकर्षित हुए हैं कि उन्हें ज्यादा बाजार में एक्सेस मिलनी चाहिए। जिसे ईयू ये कह रहा है कि भारत को कारों पर, खासतौर से जर्मन कारों के ऊपर टैरिफ में बड़ी कमी करनी चाहिए, मेडिकल डिवाइसेस पर बड़ी कमी करनी चाहिए, फूड और डेयरी के आयात में पर शुल्क में कमी करनी चाहिए, वाइन्स में और स्पिरिट्स जो कि यूरोप का बड़ा निर्यात है उसमें भी कमी करनी चाहिए। डेयरी के मामले में भारत अमेरिका के साथ गतिरोध में है। अमेरिका भी चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट भारतीय बाजार में आए और यूरोप भी चाहता है। तो ये एक वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है 12वें दौर की वार्ता के बाद। दूसरा मुद्दा यह है कि भारत ये चाहता है कि उसके लेबर को, आईटी सर्विसेज में के प्रोफेशनल्स को बाजार में ज्यादा जगह मिले और भारत के जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स को यूरोप के बाजार में आसानी से प्रवेश दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी बाजार में नए टैरिफ आने वाले हैं और भारत की कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपनी दवाएं बेचने में आने वाले दिनों में मुश्किल महसूस कर सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। टेक्सटाइल के लिए भी यही बात है। यूरोप की दिक्कत है कि यूरोप के पास अपनी फार्मास्यूटिकल एजेंसी है, कंपनियां हैं जिनको अमेरिका का बाजार चाहिए, तो वहां अगर भारत के सस्ते जेनरिक्स जाएंगे तो यूरोप के फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उसका नुकसान होगा। तो ये 2 गतिरोध के मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है। जो संकेत हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से यह है कि अगर कुछ बड़े चीजों पर भी सहमति बन जाती है तो एक मिनी डील, या जिसको की ट्रेड डील की भाषा में अर्ली हार्वेस्ट कहा जाता है, इस तरीके का कोई पैकेज चुनिंदा गुड्स और टैरिफ्स को मिलाकर इस तरीके की अर्ली डील भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन की जा सकती है इसी महीने या अगले महीने तक, जिससे कि इस संधि की शुरुआत हो सके। जी, इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होने जा रही है। इस बार की बैठक में सेबी की तरफ से एक्सचेंज और डिपॉजिटरी सर्विस जैसे कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस को सख्त करने के लिए नियम जारी कर सकता है। इसके अलावा शेयरों में प्रमोटर्स की होल्डिंग और एआईएफ में एंट्री के नियमों को लेकर के भी सफाई आ सकती है। सर, सेबी की इस बोर्ड बैठक में और क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल हो सकती हैं महत्वपूर्ण? सेबी की बैठक महत्वपूर्ण है कई मामलों में, क्योंकि एक तो जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग है
उसे लेकर सेबी की तरफ से, हालांकि एजेंडे पर तो नहीं है लेकिन कुछ संकेत आ सकते हैं, क्योंकि अभी विवाद जैन स्ट्रीट के साथ चल ही रहा है और सेबी ने कुछ नए डेरिवेटिव्स नियमों की भी घोषणा की पिछले दिन, हफ्ते ही। इस पर जो डेली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको लेकर सेबी ने रेगुलेशन बदले हैं। इसके अलावा ये बोर्ड बैठक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो सेबी ने एक नया प्रस्ताव दिया था जिस पर उन्होंने बोनस पॉइंट में चर्चा भी की थी, और मिनिमम शेयर होल्डिंग के नए नॉर्म्स तय किए गए थे पुराने नॉर्म्स बदलने के बाद, जिसमें कि कंपनियां कम इक्विटी ऑफलोड कर सकती हैं, आईपीओ के साइजेस को लेकर नए नियम थे, इन नियमों को मंजूरी दी जा सकती है। और इसके बाद सरकारी कंपनियों को यह लाभ होगा कि उनके ऊपर 25% इक्विटी को लिस्ट कराने की शर्त नहीं होगी। बड़ी कंपनियां अपने कम शेयर जारी करके आईपीओ ला सकेंगी। ये जो नए उपाय हैं इन पर मंजूरी दी जा सकती है। म्यूचुअल फंड निवेशकों की और बाकी निवेशकों की निगाह एआईएफ से जुड़े हुए नियमों के ऊपर भी होगी, क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स तैयार हो रही हैं। सेबी उनके बारे में नया नियमों का स्ट्रक्चर ढांचा भी मंजूर कर सकती है। और इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर भी सेबी की तरफ से इस बोर्ड बैठक में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीच भारतीय शेयर बाजार में एक तरफ विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है, दूसरी तरफ घरेलू निवेशक अपनी खरीद लगातार बढ़ा रहे हैं। अगस्त के दौरान म्यूचुअल फंड्स की शेयर खरीद 10 महीने के ऊपरी स्तरों पर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार में करीब 35,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड की सर शेयर बाजारों में कहाँ और कितनी खरीद दिखाई दे रही है? मतलब बिल्कुल अभी की स्थिति समझ से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड ही अकेले इन्वेस्टर हैं बाजार में, विदेशी निवेशक तो बेच रहे हैं, जो लोग हम लगातार देख रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स ने की अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, क्योंकि बाजार गिर रहा है। और दूसरी चीज है कि उनके पास फंड फ्लोज मौजूद हैं। जो अभी ताजे आंकड़े आए हैं म्यूचुअल फंड के फंड फ्लो के, अगस्त में रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आए जिसमें 42,702 करोड़ रुपए के आसपास रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आंकड़ों के भीतर से दिखाई दे रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की इतनी बड़ी सक्रियता बाजार में इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास जो निवेश आ रहे हैं वो उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआईज के निवेश अब ज्यादा हैं। क्योंकि जो लंपसम निवेश का आंकड़ा मेरे सामने खुला हुआ है वो दिख रहा है, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। छोटे निवेशकों की एसआईपी तो बढ़ रही है, लेकिन लंपसम निवेश काफी बढ़ा है। जुलाई में करीब 52,000 करोड़ पर पहुंच गया, जो जून में 34,300 करोड़ रुपए के आसपास था। तो फंड, म्यूचुअल फंड्स के पास फंड का फ्लो बना है, लिक्विडिटी बनी हुई है, और वही लिक्विडिटी बाजार को ड्राइव कर रही है। विदेशी निवेशक तो रिकॉर्ड बिकवाली में है। देखिए जीएसटी की घोषणा के बाद भी बाजार की स्थिति क्या है। विदेशी निवेशकों ने अपने मतलब जो आउटफ्लो है पिछले 7 महीनों का वो 4 बिलियन डॉलर से ऊपर अगस्त में निकल गया है। तो अगस्त का महीना तो और भी ज्यादा खराब रहा बाजार के लिए, जबकि बाजार इस बात की उम्मीद कर रहा था कि कई सारे नए ट्रिगर आएंगे जिनसे कि बाजार में निवेश रुकेगा। एफआईज लगातार बाजार में शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं। लेकिन सर ये विदेशी निवेशकों की बिकवाली इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? आज बहुत सारे एक्सपर्ट से भी पूछने की कोशिश की, आखिर में उनको क्या दूरदृष्टि उनकी जो दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ के निवेशकों को नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ पे चूक हो रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो गई, रेट कट हो गया, जीएसटी हो गई, इनकम टैक्स में छूट हो गई, बाजार लेकिन एक साल से मोर और लेस फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वजह आपको दिखाई दे रही है? कई सारे अंदरूनी वजह भी हैं और बाहर से भी अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय रुपए में तेज गिरावट है। देखिए आज भी रुपया तेजी से गिरा। रुपए में गिरावट के कारण विदेशी निवेशकों का उत्साह और कमजोर होता है और फिर उसके बाद उनकी और बिकवाली आती है। दूसरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें जो ढांचागत कमजोरियां दिखती हैं वो कमजोरियां शायद विदेशी निवेशकों को बेहद गंभीरता से वो उसे ले रहे हैं। उसकी वजह यह कि जीएसटी आने के बाद भी बाजार में डिमांड आएगी कि नहीं आएगी, कंपनियों के जो नतीजे आए जिन्हें आमतौर पर भारतीय निवेशक इग्नोर कर रहे हैं, विदेशी निवेशकों ने पिछले क्वार्टर में नतीजे देखे। हम लोगों ने भी विस्तार से चर्चा की, चाहे वो प्रॉफिट की ग्रोथ हो या वॉल्यूम की ग्रोथ हो, तो विदेशी निवेशकों को उनमें अब उतने अच्छे अवसर नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज है कि एशिया के बाकी बाजारों में, चाइना पर हम आगे बात करेंगे, चाइना में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाइना में का स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है। तो विदेशी निवेशकों का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो भी इंडिया से मूव करके बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा रहा है। ये उनके उनके इंडेक्सेस में भी और उनके की पोर्टफोलियो की रिस्ट्रक्चरिंग में भी दिखाई देता है। यूरोप के बाजारों में और एशिया के बाजारों में निवेश बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ और ट्रिगर्स की अभी जरूरत है जो पर्याप्त तौर पर नहीं मिल रहे। और ये बेहद आश्चर्य की बात, अगर आप देखिए डोमेस्टिक इकोनॉमी की निगाह से देखें, हालांकि अंडरलाइन स्लो डाउन है,
कंजम्पशन की ग्रोथ अच्छी नहीं है। लेकिन अगर सरकार की कोशिशों की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे आप इनकम टैक्स में कमी देख लीजिए, ब्याज दरों में कमी देख लीजिए, या जीएसटी में जो कटौती देख लीजिए, ये भारत बाजार को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। और अब तो विपुल ये वैल्यूएशन भी नहीं है ऐसे जिन पे विदेशी निवेशकों को ऐसा लगता हो कि वैल्यूएशन का बर्डन है, लेकिन भारतीय बाजार अभी उनको वो उत्साह नहीं दे पा रहा है। इस बार भी सर हमने देखा कि मतलब काफ़ी जो नंबर्स देखने को मिले, 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है बिकवाली। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम शनिवार को आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, ख़ासतौर से जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए। म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से खरीदारी हो रही है, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है या अच्छा ही बात है। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल अगर आपके पास हैं, अभी क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के साथ, तो कल जितने भी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, नेहल मोता जी हमारे साथ होंगी, को फाउंडर फिनोवेट की। तो दोपहर शनि 3 बजे से 4 बजे तक जुड़ जाइए हमारे साथ। और जो प्राइम मेंबर नहीं हैं वो प्राइम मेंबर बन जाएं। अगर आपकी भी एसआईपी चल रही है और आप समझना चाह रहे हैं कि अभी पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। स्टॉक मार्केट से जुड़ा सवाल है तो हमारे साथ कल जुड़ेंगे प्रदीप हल्दर जी दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और ये सेवाएं सिर्फ हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए होंगी। तो मेरे साथ जुड़िए, और नहीं प्राइम मेंबर हैं तो अभी प्राइम मेंबर बनिए और जुड़िए कल 1 बजे से 2 बजे के बीच में। प्राइम मेंबर नहीं है तो कैसे बन सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए ये 3 लेवल्स हैं जिसमें कि आप हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि या तो मिड या फिर हायर लेवल पे अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सब्सक्राइब करने के बगल में ही बटन लिखी हुई है ज्वाइन, वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको विकल्प मिल जाएगा कि कैसे आप हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। इस बीच जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद शेयर बाजार में भले ही उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इस फैसले से महंगाई घटने और जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी का अनुमान है, संभावनाएं हैं। अनुमान यह है कि जीडीपी ग्रोथ में 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है और महंगाई में 100 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। हालांकि इस कटौती से सरकार को करीब 48,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान भी है। और सीबीआईसी चेयरमैन ने यह भी कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए भविष्य में सरकार की तरफ से अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। सर, सरकार क्या भविष्य में नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ कर सकती है? क्या कुछ विकल्प हैं सरकार के पास? देखिए बोलिए, जो आंकड़े असर के हैं वो निकल कर आने लगे। हमने कल दर्शकों को बताया था कि 50 से 60 बेसिस पॉइंट का असर जीडीपी पे दिखाई देगा। आज आधिकारिक रूप से वो बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि भारतीय जीडीपी पे अगर बहुत सारे किंतु परंतु हैं, ये सारी रियायतें पास ऑन हो जाती हैं, कंज्यूमर्स को मिल जाती हैं, कीमतें कम होती हैं, खरीदारी होती है, तो भारतीय जीडीपी में करीब 50 से 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। और जो अमेरिका से को निर्यात से होने वाले नुकसान का एक बड़ा हिस्सा, 70% तक हिस्से की भरपाई कर सकती है। अब बात घूमकर दूसरी जगह आ गई। जीएसटी के रेट्स की घोषणा हो गई, 22 सितंबर तक सिस्टम्स आएंगे, फिर बनना शुरू होंगे, फिर बाकी कंपनियां अपनी तैयारी करेंगी, एमआरपीज बदलने की कोशिश करेंगी। अब असली मुद्दा आ गया, वो आ गया कंपेंसेशन का और नुकसान का। केंद्र सरकार को जो राजस्व का नुकसान है उसको लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया कि वो अगले कुछ महीनों के अनुमान दिए गए, माना जा रहा है कि जितना नुकसान है वैसा उतना नहीं होगा। ये सरकार का पक्ष है, क्योंकि बायंसी आएगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। जो कंजर्वेटिव पक्ष हैं वो मान रहे हैं कि नुकसान इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से डिमांड आने की संभावना नहीं है। राज्य सरकारें भी थोड़ी असहज हैं, उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हो सकता है। अब इसकी भरपाई कैसे होगी? जब हमने पिछले सप्ताह अर्थम में चर्चा की थी इस पर, तो उसमें हमने बताया था कि 2-3 महत्वपूर्ण विकल्प हैं जो सरकार जिन पर विचार कर रही है। उसमें एक अलग से सेस लगाने की बात है। अगर नुकसान काफ़ी बड़ा दिखता है अगली 2 महीनों में, 3 महीनों में, तो सरकार एक नया सेस लगाने पर विचार कर सकती है। और वो सेस सिंटैक्स के तौर पर आएगा। 40% वाले जो ग्रुप के प्रोडक्ट हैं उन पे और ज़्यादा टैक्स बढ़ाकर आएगा, या वो किसी नए फार्म में ग्रीन एनर्जी के नाम पर या किसी दूसरे तरीके से आएगा।
यही एक विकल्प है जिस विकल्प के जरिए सरकार अतिरिक्त टैक्स जुटा सकती है और वो फिर वापस घूमकर अर्थव्यवस्था में चुनौती बनेगा। और यही जीएसटी की सबसे बड़ी दुविधा है कि रियायतों को फंड करने के लिए, रियायतों का झटका सहने के लिए सरकार के पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों को अतिरिक्त संसाधन कैसे दिए जाएंगे, इसका फार्मूला अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो अब धीमे धीमे ये चर्चा आने वाले दिनों में नुकसान की तरफ केंद्रित होगी एक, और दूसरी इस तरफ केंद्रित होगी कि कंपनियां इन रियायतों को कैसे पास ऑन करने जा रही हैं। जी। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर, जैसे केरल की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि इस कटौती से राज्यों को नुकसान होगा। अब अगर राज्यों को नुकसान होगा तो फिर सरकार कैसे कंपनसेट करेगी, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है सर? अभी कोई ऐसा विकल्प सरकार ने सोचा नहीं है, और इस बात की संभावना है कि शायद सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों का इंतजार करेगी, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशों में राज्यों को केंद्र से जाने वाले संसाधनों का नया मसौदा आता है जो परंपरा के हिसाब से वित्त आयोग तय करते हैं। हालांकि वित्त आयोग के पास एक एजेंडा और भी है जो राज्य सरकारों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और राज्य सरकारों ने उसका ओपन विरोध भी किया है। 20 के करीब राज्य सरकारों ने कहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा था कि केंद्र के राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में कमी की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब उनका रेवेन्यू गिरेगा, टूटेगा, केरल जैसे राज्यों और अन्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उन राज्यों ने इसका विरोध किया है। अब जीएसटी में कटौती की स्थिति में जो उनके नुकसान होंगे उनकी भरपाई के लिए या तो केंद्र सरकार को सस्ते कर्ज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसा हमने कोविड के बाद देखा था, और या फिर एक कंपेंसेशन पैकेज लेकर आना होगा। अगली चर्चा जो है वो उस पर शुरू होगी, पर फिलहाल अभी कोई फार्मूला नहीं है लॉसेस का। इसीलिए सरकार इनके इस रेवेन्यू के लॉसेस को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करने की भी कोशिश कर रही है। आंकड़े आ रहे हैं कि 40,000 करोड़ 45,000 करोड़ का होगा। अभी एक स्पष्ट होना जरूरी है कि जो रियायतें हैं वो रियायतें पास ऑन किस लेवल पर हो रही हैं और उसके अगेंस्ट कितनी टैक्स की बायंसी बढ़ती है। यानी अगर लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं तो शायद नुकसान को काफी हद तक ऑफसेट किया जा सकता है। अब सर, जीएसटी से पहले हम देख रहे थे कई सारे सेक्टर्स में जो है प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। अभी इस कटौती के बाद वो कौन से सेक्टर हैं जहां पे आपको लगता है कीमतें कम होती हुई दिखाई देंगी प्रैक्टिकली? विपुल जी, ये बेहद दिलचस्प चीज है देखना, और इस पर काफी चर्चा है लोगों की। मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल भी इस पर आए। अगर आप ध्यान से देखें, हम डेटा पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5-6 महीनों में भारत में कई जगह, चूंकि महंगाई भी कम थी तो कंपनियों के पास भी थोड़ी मदद थी, कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ी थी, तो कई जगह कई सेक्टर्स में कीमतों में बढ़ोतरी हुई। जैसे साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, अगर एफएमसीजी में देखें, बिस्किट और डेयरी सामान की कीमत 2025 में करीब 5 से 10% बढ़ी, क्योंकि इसमें 12 से 18% का जीएसटी लगता था पुराने स्लैब में, जो अब खत्म हो चुका है। कंपनियों ने पाम ऑयल की पैकेजिंग बदली, लॉजिस्टिक्स का बोझ बढ़ाकर एमआरपी बढ़ाया और ग्राहकों पर बोझ डाला। ये बढ़ोतरी हमने जीएसटी की रियायत आने से पहले देख ली थी। तो कंपनियां इतनी कीमतें तो पहले बढ़ा ही चुकी हैं, तो 5 से 10% की लागत पिछले ही 6 महीनों में, पिछले 6-7 महीनों में बढ़ चुकी है वो। और ये आप ग्रॉसरी मार्केट में जाकर सामान खरीदकर खुद महसूस कर सकते हैं कि आपके पिछले 5-6 महीने के बिल कितने थे और जीएसटी से पहले के बिल कितने थे। यही स्थिति ऑटो पार्ट्स की है। अगर आप देखें तो छोटी कारें, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल वाहन, इसकी सबकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी और रहकर बढ़ोतरी हुई थी। मोबाइल सर्विसेज की कीमतें भी बढ़ी थी। स्टील, प्लास्टिक और ऊर्जा की लागत बढ़ने से भी सस्ते वाहनों की बिक्री घटी थी, इसलिए कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई थी। इसी तरह कंज्यूमर गुड्स को ले लें, एयर कंडीशनर, बड़े टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनकी कीमतें सेमीकंडक्टर की लागत से, रेयर अर्थ की कमी से, कंप्रेसर की कमी से लगातार बढ़ी थी। 28% की जीएसटी की कैटेगरी में आते थे। बीमा पर अब जीएसटी खत्म हुआ है, 18% जीएसटी से प्रीमियम महंगे हुए थे, जिस पर लगातार चर्चा होती रही थी। और होटल्स को देखें, सर्विसेज में तो करीब 1,000 रुपए से 7,500 रुपए के कमरे में और बिजनेस क्लास यात्रा में तरह तरह से कीमतें बढ़ाई गई थी। अब जीएसटी में ये जो बदलाव हुए थे जो जीएसटी में कमी है और उसके असर पर को अगर आप करीब से देखें तो कंपनियों को 22 सितंबर के बाद अपने एमआरपी सिस्टम को अपडेट करना होगा। उन्हें अपने एमआरपी के ढांचे में बदलाव करना होगा और इस नई रियायत को इसमें शामिल करना होगा और उसके बाद इन्हें ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू करनी होगी। तो ऐसा माना जा रहा है
कि फूड, एफएमसीजी और ड्यूरेबल्स की कीमतें अगले एक हफ्ते में 7 से 12% कम हो सकती हैं। पर यह वो बढ़ोतरी आज की कीमतों पर होगी। आप जो कीमतें पीछे बढ़ चुकी हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। तो अगर आप माने कि 8 से 9% या 10% कीमत जीएसटी से पहले बढ़ी थी, तो नेट नेट बाजार में किसी प्रोडक्ट की कितनी कीमत कम होगी ये उसे आने के बाद दिखाई देगा। एक और बड़ी चीज जो कल हमने चर्चा में की थी कि मार्जिन की बड़ी उलझन है, कंपनियों के मार्जिन दबाव पर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कम होगा, कंपनियां पैकिंग में फेरबदल कर सकती हैं, ग्रामेज घटा सकती हैं, जिसको हम श्रिंक इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें कि साइज छोटा कर दिया जाता है पैकेजिंग का, वो हम आने वाले समय में देख सकते हैं। या जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट हैं उनके फीचर्स में कमी की जा सकती है, ताकि मार्जिन्स को किसी न किसी तरह से बचाया जा सके। जी, लेकिन सर अगर बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि क्या कंपनियां ग्राहकों को पूरी बचत पास करेंगी क्या, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है जो रियायत मिलती है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँचती है, बीच में कंपनियां जो है वो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से कर लेती हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बार? युगल जी, ये सबसे बड़ा और दुविधा का सवाल है। अब अगर आप जीएसटी के पहले दौर के देखें, जब जीएसटी में आया था, उसके बाद और उसके बाद की भी रियायतें देखें तो वो रियायतें पूरी तरह पास ऑन नहीं हुई। और सरकार ने इसको रोकने के लिए जीएसटी के मूल ढांचे में एक एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाई थी, जिसको NAA कहा गया था। अब वो अथॉरिटी भी बंद कर दी गई। अब फिलहाल अगर आप देखें, व्यवहारिक रूप से सरकार की मेज पर कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य कर सके कि टैक्स की रियायतें, टैक्स की छूट की रियायतें कंपनियां पूरी तरह से ग्राहकों को पास ऑन करें। जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी थी, उसमें देश की हर बड़ी कंपनी के खिलाफ मुकदमे हुए थे। उसका पूरा इतिहास है आने के बाद। और आप नाम लीजिए किसी भी कंपनी का, उसके खिलाफ एंटी प्रॉफिटिंग का मामला था कि उन्होंने टैक्स की रियायत को पचा लिया, खा लिया और अपने मार्जिन्स बढ़ा लिए, लेकिन ग्राहकों तक उसे नहीं पहुंचाया। ग्राहकों को पता भी नहीं कि कितनी रियायत मिलने वाली, और क्लेम कौन करे, शिकायत कौन करे, मुकदमा कौन लड़े। इतना जटिल नियम था एंटी प्रॉफिटियरिंग का। अंततः वो अथॉरिटी ही खत्म कर दी गई। अब उसमें रिफंड और जुर्माने के आदेश निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब ढांचा ही खत्म हो चुका है। अब सरकार के पास कोई तत्काल सीधा उपाय नहीं है। यही है कि सरकारें बार बार कहेंगी कंपनियों से, इसे आज भी कहा सरकार की तरफ से, कल भी कहा गया कि कंपनियां इस पूरी रियायत को पास ऑन करें। और इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा बहुत करीब से, बाजार को, ग्राहकों को, और कोई बहुत करीब से देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा कट जो हुआ है ये क्या उनके पास पहुंच भी रहा है कि नहीं, या कंपनियों ने इसे अपने भीतर, अपने मार्जिन्स में समेट लिया है। जब तक बड़े पैमाने पर कोई मुनाफाखोरी नहीं दिखती, जो होती नहीं है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में मुनाफाखोरी होती है, पकड़ पाना, संभाल पाना, कानूनी तौर पर उसे पेश कर पाना, केस बनाकर ले जा पाना, ना तो सामान्य उपभोक्ताओं के पास समय और ना कोई दूसरा करता है, तब तक सरकार कोई बड़ा कानून नहीं लाए। यहां अगर किसी बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी का मामला होता है तो शायद सरकार फिर कोई नई कानूनी व्यवस्था करेगी, या फिर स्टैट को यह मामला विवाद के लिए, जांच के लिए दिया जाएगा। तो फिलहाल अब इस पर ही सब कुछ निर्भर है कि रियायतें आ गई, ये पास ऑन कैसे होंगी। कंपनियां जितनी रियायतें पास ऑन करेंगी वो ये देखकर करेंगी कि उन्हें कितनी मांग में या डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद दिखाई देती है। चलिए, तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे कि अमेरिका ने ऑटो टैरिफ पर जापान को बड़ी राहत दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान से ऑटो इंपोर्ट पर टैरिफ को 27.5% से घटा करके 15% पर करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जुलाई में अमेरिका और जापान के बीच हुई ट्रेड डील में इस तरह की व्यवस्था के लिए एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत जापान को अमेरिका में $550 अरब का निवेश करना है। सर, यूएस और जापान के बीच ये जो समझौता हुआ, इसकी डिटेल क्या है, इसका ब्यौरा क्या है सर? पहला बड़ा समझौता है जो सक्रिय हो गया, और जापान की अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। इसलिए जापान ने ट्रंप की सारी शर्तें मानी थी। 27.5% का टैरिफ लगाया था ट्रंप ने शुरुआती दिनों में जापान के ऑटोमोबाइल पर, जो घटकर अब 15% आ गया है। और ये 15% का टैरिफ लागू हो गया, इसका आदेश जारी हो गया। यानी जापान की कारें अब अमेरिका के बाजार में आसानी से पहुंच सकेंगी, और प्रतिस्पर्धी स्तर पर जो टैरिफ यूरोप की कारों के लिए है, वही टैरिफ जापान की कारों के लिए। और जापान की सरकार और जापान के बाजार को कम से कम इससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ जो डील फाइनलाइज हुई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें जरूर कही हैं जो जापान के लिए, एक तो जापान के लिए थोड़ी चुभने वाली भी बात है, और जापान लेकिन इस पर वो सहमत हुआ है कि अमेरिका का चावल जापान इंपोर्ट करेगा, ये बात फिर कही गई है। और हालांकि इस डील पर
पर प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने चावल का निर्यात जापान को बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज है कि जापान ने कमिटमेंट किया था कि वो 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिकी प्रोजेक्ट्स में, वो भी बात इस आदेश में शामिल है। अब ये देखना है कि जापान का ये इन्वेस्टमेंट कैसे जाता है, किन परियोजनाओं में जापान की कंपनियां ये $550 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो समझौता किया था, जापान उस पर सहमत था और वो अब लागू हो गया है। जी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओज के लिए डिनर का आयोजन किया है। इस डिनर का मकसद अमेरिका में टेक निवेश बढ़ाने के लिए कंपनियों को कहना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका को लीडर बनाने की योजना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। डिनर में बिल गेट्स, टिम कुक, मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई जैसे दिग्गज टेक लीडर्स ने भाग लिया। सर, टेक लीडर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति से क्या प्रॉमिसेस किए हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने सारे टेक लीडर्स को खाना खिलाया और उनसे पूछ पूछ कर एक कहलवा लिया कि वो कितना पैसा डालेंगे। वो बैठक का वीडियो भी सामने है। मार्क जकरबर्ग ने कहा वो $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे। कब तक करेंगे, कहा किस प्रोजेक्ट में करेंगे ये पता नहीं। टिम कुक ने भी, एप्पल ने भी कहा कि इतना ही $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। गूगल के सुंदर पिचाई ने कहा कि वो करीब करीब $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया कि उनका बिग नंबर क्या है, तो सत्या नाडेला ने कहा कि वो $80 बिलियन का प्रतिवर्ष का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आप मान के चलें कि ये करीब करीब 1200 से $1500 बिलियन के आसपास का निवेश डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिनर पर कमिटमेंट के तौर पर ले लिया है। और अब ये कहां होगा, कैसे होगा, किन परियोजनाओं में होगा, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इससे पूरी दुनिया के टेक बाजार में जहां जहां इन कंपनियों के निवेश है, वहां खासी बेचैनी और उत्सुकता है कि इतने बड़े निवेश के बाद अमेरिका में क्या आगे किस तरीके की गतिविधियां निवेश में दिखाई देंगी। मेरा सवाल भी अगला वही था कि आखिर में जो टेक लीडर्स ने प्रॉमिस किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर वाकई में वो करते हैं तो इससे पूरी दुनिया पर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? यही चुनौती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतने बड़े निवेश $600 बिलियन का निवेश एप्पल से करा लिया, फेसबुक से करा लिया, तो फिर ये कंपनियां दुनिया के और किस बाजारों में निवेश कर पाएंगी। इनकी निवेश योजनाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार एप्पल पर इस बात के लिए दबाव बनाते रहे हैं कि वो भारत में फ़ोन बनाना बंद करे और अमेरिका में निवेश करे। बल्कि आज की वार्ताओं में डोनाल्ड ट्रंप कहते कहते रह गए, इशारे में उन्होंने एप्पल से कहा कि यू आर मेकिंग समवेयर एल्स, आपके फ़ोन कहीं दूसरी जगह बनते हैं। तो ये अब अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा प्रभाव या पूरा असर टेक कंपनियों के सारे निवेश को अमेरिका में रोक देता है, तो फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एफडीआई में, विदेशी पूंजी प्रवाह में बड़ा बदलाव होगा, बड़ी उठापटक होगी। क्योंकि ये कंपनियां यूरोप में, एशिया के अलग अलग देशों में निवेश करती हैं, वहाँ के सस्ते लेबर के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर अपने उत्पाद बनवाती हैं और अमेरिका के बाजारों में निर्यात करती हैं। दूसरी चीज़ ये कि चूंकि जो प्रमुख देश हैं, उन देशों के साथ टैरिफ लगा दिए हैं, कुछ के ऊपर बेहद ज़्यादा हैं, कुछ के ऊपर सामान्य है, पर सभी देशों से बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सामान जो अमेरिका जाएगा उस पर टैरिफ लगेंगे। तो कंपनियां इस बात के लिए भी बाध्य होंगी कि वो अमेरिका में ही बनाएं और अमेरिका में ही बेचें। ऐसी परिस्थिति में चीन की कंपनियों का निवेश पूरी दुनिया में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अगर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपना निवेश सिकोड़ेंगी और नई परियोजनाओं में नहीं लगाएंगी, ऐसी स्थिति में चीन का विदेशी निवेश और चीन की तकनीकी कंपनियों के लिए ज़्यादा बड़े अवसर बनते दिखाई देंगे। जी। इस बीच चीन के शेयर बाजार में तेजी को लेकर के चीन का स्टॉक रेगुलेटर अब सावधान हो गया है। संभावना यह है कि बाजार को लेकर के रेगुलेटर को सख्ती कर सकता है। चीन के निवेशकों ने शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए एक साल में $322 अरब का लोन लिया है। इस पैसे की वजह से चीन के शेयर बाजार में अब बबल बनने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के रेगुलेटर सावधान है। सर, चीन के रेगुलेटर का आखिर में डर है क्या? देखिए, भारतीय बाजार में गिरावट पर गिरावट है और चीन के बाजार में तेजी की स्थिति है कि वहां का रेगुलेटर इस बात से परेशान है कि लोग इस तेजी को उठाकर वहां ना पहुंचा दें जहां 2015 वाला हाल दोहरा दिया जाए। अब बाजार में अगस्त में करीब, अगर आप आंकड़े देखें तो $1.2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो चुकी है चीन के शेयर बाजार में। शंघाई कंपोजिट 10 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। CSI
300 इस साल 20% से ज़्यादा बढ़ा है। मार्जिन ट्रेडिंग बढ़ रही है, लोग कर्ज लेके के निवेश कर रहे हैं। रियल एस्टेट में संकट है, डिमांड कमज़ोर है, डिफ्लेशन का खतरा है, लेकिन इसके बाद भी शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, बल्लियों उछल रहा है और इसलिए इसमें गिरावट का डर भी है। बीजिंग की सरकार चाहती है कि एक स्लो बुल मार्केट क्रिएट हो, किसी तरीके की फ्यूरी या इस तरीके के से बाजार में बढ़ोतरी ना हो, धीमे धीमे बाजार में तेजी आए, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ आए, पूंजी आए, पूंजी जुटे, लेकिन अस्थिरता ना हो। क्योंकि 2015 में इस तरीके की परिस्थिति देखी जा चुकी है जब बाजार में ऐसा बुल रन बना था और फिर उसके बाद अचानक बाजार ब्लास्ट हुआ था। हालांकि 2015 में खुदरा निवेशक बड़ा निवेश कर रहे थे। 2025 में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और धनी निवेशक हैं वो ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। इस बार ईटीएफ रिजर्व बाजार के पास ज़्यादा जो बाजार में जा रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग और ब्रोकरेज पर निर्यानी है, सोशल मीडिया पर प्रबंधन से बेहतर नियंत्रण है। फिर भी चीन की सरकार को बाजार में खतरा दिखाई दे रहा है। सर, चीन का जो रेगुलेटर है बबल की आशंका को हटाने के लिए क्या कुछ कर सकता है? 5-6 बड़े उपाय हैं जो आते दिखाई दे रहे हैं, जो संकेत हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से। एक तो शॉर्ट सेलिंग के नियमों पर सख्ती की जा रही है, मार्जिन लेंडिंग पर और सख्ती की जाएगी, और जो ब्रोकर्स बहुत एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं उस पर रोकने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण, फोमो को रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार के पास करीब $80 बिलियन के आसपास का ईटीएफ है जो बाजार में स्थिरता को और तरलता को मैनेज करेगा। ब्रोकर्स पर सख्ती की जा रही है, जोखिम भरे ट्रेड रोकने की कोशिश की जा रही है, और म्यूचुअल फंड्स और नए ईटीएफ की लॉन्च पर अस्थायी सीमाएं तय की जा रही हैं ताकि एकदम अचानक से बाजार में बड़ी पूंजी ना आ सके। तो चीन का बाजार बिल्कुल भारत का बिल्कुल उल्टा है, इवन यूरोपियन और अमेरिकन बाजार से भी बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। और यह भी एक अप्रत्याशित परिस्थिति है, जबकि भारत के अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध हुआ है, सीमित समझौता हुआ है, अभी भी चीन के निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में तमाम बाधाएं बढ़ी हैं, फिर भी चीन में निवेशकों का भरोसा नई ऊंचाई पर है। जी चलिए, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बार के अर्थम में क्या कुछ विशेष रहने वाला है? इस बार का अर्थम भारतीय प्रधानमंत्री की तियानजिन की यात्रा, चीन के साथ जो भारत के नए ताज़ा रिश्ते हैं, जो नई गर्मजोशी आ रही है, उसके भीतर उसके पीछे की चीज़ समझने की कोशिश करता है। जैसे हमने अभी आज ही चर्चा में कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी कंपनियों का निवेश समेट कर अमेरिका में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में विदेशी निवेश के प्रवाह में बड़ा बदलाव हो रहा है, हो ही गया है और अब दिखने लगा है। विदेशी पूंजी की चुनौतियां सरकार के लिए, भारत के लिए बढ़ रही हैं। तो भारत ऐसी परिस्थिति में क्या चीन की विदेशी पूंजी को लाने की इजाजत देगा? क्योंकि भारत की चीन पर निर्भरता व्यापार को लेकर तो ज्यादा है, लेकिन भारत ने कभी भी चीन के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आने की इजाजत नहीं दी। सरकार के भीतर नीति आयोग में तमाम इस तरीके के विकल्प और प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। तो चीन से जो नई दोस्ती है, जो नया रिश्ता है, वो क्या सामान खरीदने से आगे निकलकर चीनी फैक्ट्रियों और कंपनियों को भारत में बुलाने तक आएगा? ये हिचक टूट जाएगी क्या इस बार? क्योंकि भारत को विदेशी पूंजी चाहिए और वो फिलहाल चीन देने को तैयार है, और चीन उसकी भारत से व्यापार की एक बड़ी कीमत भी वसूलना चाहता है। हम विस्तार से ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है दरअसल, और इसके खतरे या फायदे क्या होने वाले हैं इस बार के अर्थम में। चीन जैसे दुनिया के लिए एक पहेली है, उतनी ही बड़ी पहेली है भारत और चीन के रिश्ते, जो उम्मीदों, कारोबार, षड्यंत्र और तमाम तरीके के शक शुबहों से लबरेज हैं। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब होने के बाद भारत और चीन के बीच गर्मजोशी बढ़ रही है। भारत तो चीन पर निर्भर है, भारत और चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो आर्थिक रिश्तों का अगला पड़ाव क्या होने वाला है? क्या भारत अंततः अपनी उस हिचक को तोड़ देगा जो पिछले कई दशकों से बनी हुई है, और चीन के विदेशी निवेश को, चीन की पूंजी को भारत में आने देगा? और अगर ऐसा होता है तो उसके खतरे क्या हैं और उसके फायदे क्या हैं? इस बार के अर्थम में आपको ले चलेंगे उस बहस के बिल्कुल बीचों बीच जो अभी सरकारी गलियारों में तैर रही है, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय की बैठकों में है, और जल्द ही निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाली है। समृद्धि शास्त्र भी सर इस बार खास रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। और अगर बेहद दिलचस्प है, हम आपको एक टीजर देकर जाते हैं।
अगर आपको लगता है कि भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज पर्याप्त नहीं है, एक और नए स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है, तो तैयार हो जाइए। भारत में एक नया स्टॉक एक्सचेंज आने वाला है। कौन बना रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज, क्या तैयारियां हैं और उसको लेकर कौन सी मंजूरियां मिल चुकी हैं, इस बार हम आपको उस समृद्धि शास्त्र में उसे खास इंटरव्यू में बताएंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने जमाने के हैं, तो हम आपको बताएंगे कि अब आप मानसून का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद पाएंगे, यानी बादल कितना पानी बरसाएंगे इसकी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर पाएंगे। ऐसे कई दिलचस्प और बड़े बदलाव भारत के वित्तीय बाजार में हो रहे हैं, और उनको करने वाले व्यक्ति और उनको नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से इस बार के समृद्धि शास्त्र में हमने विस्तार से बात की है, जो आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में और स्टॉक और वित्तीय बाजारों में जो नए आने वाले बदलाव उनके बारे में बताएगा। तो उसे देखना मत भूलिएगा। एक ज़माने में ऐसा था कि हिंदुस्तान और चाइना दोनों एट पार थे, जो डालियन एक्सचेंज है और NCDX है। आज से 20 साल पहले दोनों बराबर थे। आज डालियन कम से कम हमसे 100 गुना बड़ा हो गया, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, जो हमारी नाफेड या FCI के इक्विवेलेंट है, वो वहाँ पर ट्रेड करती है। तो उसमें ये हो गया है कि अमेरिका और चाइना, इन 2 जगह आजकल प्राइस सेट होती है मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ की। हिंदुस्तान में वो हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, बट थोड़ी सी हमारी नीतिगत विशेषताएं हैं, उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी के वीकेंड को और शानदार बनाने की पूरी तैयारी है। अर्थम देखिए, समृद्धि शास्त्र देखिए, और जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए जो विशेष कार्यक्रम है दोपहर 1 से 2 और शाम को 3 से 4 जुड़ना मत भूलिए। चाहे म्यूचुअल फंड से जुड़ा सवाल हो या फिर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ सवाल हो, आप 1 से 2 और 3 से 4 हमारे साथ लाइव जुड़ें। नहीं अब तक प्राइम मेंबर हैं, बन जाइए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।